नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज की अध्ययन का प्रकरण है वाक्य रचना। इस पाठ के जो सीखने के उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। पाठ वाक्य रचना के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी वाक्य के स्वरूप का बोध कर सकेंगे, वाक्य गठन प्रक्रिया के आधारभूत तत्वों, पदक्रम एवं अन्विति का बोध कर सकेंगे, वाक्य के प्रमुख अंगों, कर्ता एवं क्रिया का बोध कर सकेंगे, वाक्य रचना की अशुद्धियों के कारणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, वाक्य रचना के व्याकरणिक नियमों का वर्णन कर सकेंगे, पदक्रम एवं अन्विति संबंधी अशुद्धियों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्यों की तुलना कर सकेंगे और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे और वाक्य निर्माण की अशुद्धियों को दूर कर सकेंगे। अब पाठ का प्रारंभ करते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या है। भाव संप्रेषण या मानसिक उद्गार प्रकटन का आधार भाषा होती है, जो वाक्य का स्वरूप धारण करते हुए अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब वाक्य की रचना कैसे होती है? तो वाक्य की रचना विभिन्न शब्दों या पदों के संयोग से होती है और प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, परंतु वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी प्रकार का जो भाव है उसके अंदर समाहित होता है और वो पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता भी रखता है। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे वाक्य की। तो तुलना करते हैं वाक्य की एक रेलगाड़ी से। इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और इस चित्र को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करिएगा कि उद्देश्य क्या है वाक्य में, विधेय क्या है, क्रिया कहाँ होती है और पदबंध कहाँ होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि वाक्य की तुलना रेलगाड़ी से किस प्रकार हो रही है। मान लें कि जो रेलगाड़ी है इसके जो अलग अलग डिब्बे होते हैं वो शब्द हैं। आपने सभी देखा होगा कि रेलगाड़ी का एक इंजन होता है, उसमें छोटे छोटे डिब्बे लगे होते हैं। तो वो जो डिब्बे हैं वे शब्द हैं। अब जो डिब्बे भी होते हैं अलग अलग श्रेणी के होते हैं, जैसे एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी, शयनयान, भोजनयान। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग वर्ग होते हैं। और आगे सबसे पहले इंजन होता है जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और गाड़ी का डिब्बा होता है जिससे पता चलता है कि गाड़ी यहाँ से समाप्त हो रही है। इस प्रकार देखते हैं कि पूरी गाड़ी अच्छी प्रकार से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं कि रेलगाड़ियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। आपने सभी ने देखा होगा, यात्रियों की गाड़ी, मालगाड़ी आदि। अब रेलगाड़ी की तरह पूरी भाषा का प्रत्येक वाक्य एक संपूर्ण इकाई होता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार इस रेलगाड़ी में शब्द अलग अलग डिब्बे हैं और क्रिया, पदबंध, उद्देश्य, विधेय, इन सब को मिलाकर एक वाक्य का स्वरूप निर्मित होता है। लेकिन ये ज्ञात तथ्य है कि जिस प्रकार जुड़े हुए 3-4 कोच रेलगाड़ी नहीं कहलाते, ठीक उसी प्रकार 3-4 शब्दों का अगर हम संयोजन कर दें तो वाक्य नहीं बनते हो, उन्हें हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य संपूर्ण अर्थ देने वाली भाषा की उक्ति होती है। यदि वाक्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ दिया जाए तो वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अपूर्ण वाक्य श्रोता के मन में पूरी बात सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जैसे हम अधूरे वाक्य छोड़ते हैं तो एक जिज्ञासा पैदा होती है। उदाहरण देखते हैं। वक्ता है, उसने एक बोला कि मैंने कल शाम को उन लोगों को क्या, तो श्रोता जो सुन रहा है उन लोगों को क्या, अब पूरी बात बताओ ना, तभी तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। वक्ता अगर अधूरा वाक्य बोलता है तो जिज्ञासा किस प्रकार उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं तुमको, श्रोता, जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
मुझको क्या, बात तो पूरी करो। तो यहाँ पर अपूर्ण वाक्य जो हैं ये वाक्य का अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करते और श्रोता के मन में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं। अब हम समझेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है और वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में कुछ ये विशेषताएं होती हैं जिन्हें आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई है। वाक्य विचार या आशय को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। कुछ हम वाक्य संबंधी उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, जैसे रीता शिक्षिका है। यहाँ पर जो हमने विशेषताएं बताई उस आधार पर ये वाक्य पूर्ण है। छात्रावास में रहने वाली सभी लड़कियां बाजार घूमने जा रही हैं। समान रूप से एक अन्य वाक्य देखते हैं, किसान ने पेड़ काट दिए हैं। हम लोगों ने पिताजी को सब उपहार दे दिए थे। बालक मैदान में दौड़ रहे हैं। अब इन उदाहरणों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में शब्द संयोजन एक विशिष्ट व्याकरणिक नियमों का अनुपालन करते हुए होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित एवं सुनियोजित क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के रूप में होता है तो कोई शब्द कर्म के रूप में। इसी प्रकार कोई शब्द क्रिया के रूप में तो कोई शब्द क्रिया के पूरक के रूप में होता है। फिर इन विभिन्न रूपों में प्रयुक्त शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। वाक्य गठन क्या होता है, अब हमें यह स्पष्ट करना है। तो वाक्य गठन से पूर्व वाक्य में निहित विचार या उसके आशय को समझ लेना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से हमें वाक्य के पूर्ण अर्थ की सही जानकारी मिल जाती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो प्रत्येक क्षण कोई ना कोई घटना घटित हो रही होती है, और जो ये घटना घटित हो रही होती है उसे हम अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उसके संदर्भ में हमारे अपने विचार होते हैं। तो भाषा के माध्यम से जो घटना का अभिव्यक्तिकरण होता है वो हमारी उक्ति होती है। अतः जिस उक्ति के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो वाक्य होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वाक्य में दो आवश्यक खंड होते हैं। प्रथम वह व्यक्ति या वस्तु जिसके संदर्भ में बात करें, और द्वितीय संबंधित वह स्थिति या कार्य जिसका कार्य या वर्णन हुआ हो। तो इन्हें क्रमशः वाक्य का उद्देश्य और विधेय कहते हैं। अभी यही बात हमने आपको रेलगाड़ी के उदाहरण से स्पष्ट की थी। अब यहाँ पर वाक्य का गठन किस प्रकार होता है, तो हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए कार्य व्यापार वाले वाक्य। इसमें उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। जैसे मेरा मित्र रोहन केंद्रीय विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य पूरा क्या है, मेरा मित्र रोहन केंद्रीय विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, मेरा मित्र रोहन, और इसका विधेय खंड क्या है, केंद्रीय विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण यहाँ पर हैं। जैसे दूसरा वाक्य, रजनी सामने वाले घर में रहती है, मुझे 2 दिन से खांसी हुई है। तो इन दोनों वाक्यों में जो उद्देश्य है वो रजनी और दूसरे वाक्य में मुझे है, और इसमें विधेय क्या है, सामने वाले घर में रहती है, कौन, रजनी। उद्देश्य रजनी और विधेय सामने वाले घर में रहती है। दूसरा वाक्य, मुझे 2 दिन से खांसी हुई है, इसमें उद्देश्य मुझे और 2 दिन से खांसी हुई है। तो यहाँ पर ये कार्य व्यापार वाले वाक्य हैं। अब हम बात करेंगे स्थिति वाले वाक्य।
इसमें किस प्रकार से वाक्य का गठन होता है और इनमें उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होते हैं। जैसे मेरा मित्र अनुराग 2 दिनों से बीमार है, इसमें उद्देश्य क्या है, मेरा मित्र अनुराग, और विधेय क्या है, 2 दिनों से बीमार है। दूसरा वाक्य देखते हैं, यह मेरी कलम है, इसमें उद्देश्य यह है और विधेय क्या है, मेरी कलम। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, विमल शाह एक अध्यापक हैं, उद्देश्य विमल शाह और विधेय एक अध्यापक हैं। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी बिना इंजन के अनुपयोगी है, ठीक उसी प्रकार बिना उद्देश्य और विधेय के वाक्य भी अर्थहीन होते हैं। उद्देश्य में संज्ञा जैसे व्यक्ति, वस्तु या विचार, इनका होना आवश्यक है। उस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, कार्य आदि के संदर्भ में हम चर्चा विधेय के अंतर्गत करते हैं, जैसा अभी हमने उदाहरणों में आपको समझाया। इस प्रकार विधेय में भी एक क्रिया शब्द का होना आवश्यक होता है। यदि वाक्य में ये आवश्यक तत्व न हो तो वाक्य अधूरा होगा और अर्थहीन होगा। व्याकरण अर्थ की दृष्टि से, पूर्ण एवं रचना की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों का ही विश्लेषण करता है। अब हम बात करेंगे लघु या संक्षिप्त वाक्यों की। कुछ वाक्य छोटे होते हैं तो वाक्य में उद्देश्य का होना अति आवश्यक होता है, वो वाक्य चाहे लघु हो या संक्षिप्त हो। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है या ऐसे वाक्य प्रयोग में मिलते हैं जिनमें कर्ता शब्द छूट जाता है। जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे। एक वाक्य है, घर जाओ। अब ये लघु या संक्षिप्त वाक्य की श्रेणी में आता है लेकिन पूर्ण है। इस वाक्य में कर्ता शब्द तुम का अभाव है लेकिन अर्थ प्रकट हो रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्कूल चलें। इस वाक्य में कर्ता शब्द हम का अभाव है। अगर हम दोनों वाक्यों को कर्ता शब्द का प्रयोग करते हुए लिखते तो ऐसे लिखते, तुम घर जाओ। लेकिन संक्षिप्त वाक्य के रूप में अगर हम इसको प्रयोग करते हैं तो ये कहते हैं घर जाओ। इसी प्रकार से हम स्कूल चलें और स्कूल चलें, दोनों वाक्यों में अर्थ पूर्ण है, लेकिन जब हम कर्ता शब्द को छोड़ देते हैं तो वे संक्षिप्त वाक्य हो जाते हैं। ये वाक्य गलत नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता छूट जाता है जिनके संदर्भ में हम स्वयं समझ जाते हैं। इसी संदर्भ के अनुसार क्रिया शब्द हो को छोड़ने के भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजा का वक्तव्य है, वो कहता है, राजा सेवक बालक को ले जाओ। तो सेवक यहाँ पर कहता है जो आज्ञा। पूरा वाक्य जो आपकी आज्ञा हो उसका पालन करूँगा, वास्तव में सेवक को ये बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए राजा कह रहा है सेवक बालक को ले जाओ, लेकिन सेवक क्या कह रहा है, जो आज्ञा। तो जो आज्ञा से यही अभिप्रेतार्थ निकलता है पूरे वाक्य का कि जो आपकी आज्ञा हो उसका पालन करूँगा। तो यहाँ पर हो छूटा हुआ है क्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मालिक मैं तुम्हें आज से नौकरी पर रख लेता हूँ। नौकर का कथन है, मेहरबानी आपकी। अगर इस वाक्य को देखें तो इससे पूर्ण अर्थ निकल रहा है, और पूर्ण अर्थ क्या होगा जब हम उसका पूर्ण वाक्य सुनेंगे। तो आप देखिए पूरा वाक्य क्या हो सकता है, यह मुझ पर आपकी मेहरबानी है। तो ये हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि लघु वाक्य वास्तव में पूर्ण वाक्य के संक्षिप्त रूप ही होते हैं। मात्र बोलने की सुविधा के कारण हम ऐसे शब्दों को छोड़ देते हैं जो संदर्भ से समझ में आ जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम पूरा वाक्य भी बोल सकते हैं। तो वाक्य का स्वाभाविक क्रम उद्देश्य और विधेय का ही होता है। समझने की दृष्टि से उन्हें उल्टे क्रम में भी हम कभी कभी लिखते हैं, जिसके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हैं। गिर गया बेचारा, कैसे होगा सारा काम। तो यहाँ पर हमने वाक्यों को उल्टे क्रम में लिखा है। तो हम जिस वाक्य में जिस बात को महत्व देते हैं उसे वाक्य के प्रारंभ में ले लेते हैं, क्योंकि जो बात पहले कही जाए उसका अधिक
प्रभाव होता है। और यही बात पदबंध में भी लागू होगी। आपका बेटा चला गया, इसका बदला क्रम क्या होगा? चला गया बेटा आपका, तो बात को कैसे कहा गया? उल्टे क्रम में, क्योंकि हम महत्वपूर्ण क्या मान रहे हैं? बेटा जो गया है उसका जाना महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी हम उल्टे क्रम में भी वाक्य को इसलिए रखते हैं कि वो समझने में ज़्यादा सुबोध हो। अब हम बात करेंगे बीज वाक्य की। वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दो भाग होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य के विभिन्न प्रकारों की पहचान कैसे की जाए। भाई हम कैसे जाने कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? अब यहाँ पर एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे राधा ने पढ़ा, यह वाक्य अपूर्ण है क्योंकि वाक्य से यह नहीं पता चल रहा कि राधा ने क्या पढ़ा। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है और इस कारण वाक्य में कर्म वाले किसी संज्ञा पद का होना आवश्यक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राधा ने पुस्तक पढ़ी। अकर्मक वाक्य में कर्म नहीं है। उदाहरण हम देखते हैं अकर्मक और सकर्मक का। तो अकर्मक वाक्य देखते हैं, राधा उठी। ये क्या है? कर्ता और क्रिया। राधा कर्ता हो गई और उठी क्रिया हो गया। और सकर्मक वाक्य में आप उदाहरण देखिए, राधा ने पुस्तक पढ़ी। तो अब इसमें किसका किसका सम्मिलन हो रहा है? कर्ता, क्रिया और कर्म। तो इन दोनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया अनिवार्य हैं। सकर्मक वाक्य में कर्म अनिवार्य है। तो स्पष्ट है कि भाषा में बीज वाक्य वह है जिसमें सिर्फ अनिवार्य पद होते हैं। बीज वाक्य में अन्य ऐच्छिक पद भी आ सकते हैं जो अनिवार्य नहीं है। जैसे राधा ने कल विद्यालय में नई कविता पढ़ी। बीज वाक्य दो प्रकार के होते हैं। स्थिति सूचक वाक्यों में केवल सहायक क्रिया है या था का प्रयोग होता है और व्यापार सूचक वाक्यों में करना, सोना, होना, देना आदि क्रियाएं आती हैं जो क्रिया व्यापार को सूचित करती हैं। जैसे रोहन मेरा मित्र है। इस वाक्य में संदर्भ है एक लड़के का नाम और वक्ता के साथ उसका रिश्ता। ये दोनों संदर्भ एक ही लड़के की सूचना देते हैं, इसलिए हम इस वाक्य का क्रम बदल सकते हैं। मेरा मित्र रोहन है। स्थिति सूचक वाक्य अस्तित्व, क्या, कब, कहाँ या उसके अभाव की सूचना देता है। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं। विशेषण, रश्मि सुंदर है, तो यहाँ पर गुण बता रहे हैं, व्यक्ति का गुण। समयवाचक क्रिया विशेषण, इसका उदाहरण है सभा 3 बजे है, तो यहाँ पर व्यापार का समय कहा जा रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसका उदाहरण माधव घर में नहीं है, तो कौन नहीं है? माधव, लेकिन घर में नहीं है तो अस्तित्व के अभाव की सूचना दे रहा है। संरचना की दृष्टि से कह सकते हैं कि इन वाक्यों के केवल उद्देश्य में कोई संज्ञा शब्द होगा। यहाँ पर सभी वाक्यों में देखिए कि उद्देश्य में संज्ञा शब्द है और विधेय में अस्तित्व सूचित करने वाला विशेषण या क्रिया विशेषण शब्द होगा। अस्तित्व सूचक वाक्य में व्यक्ति और उसकी स्थिति, व्यापार और उसके समय, वस्तु और उसका स्थान आदि तथ्यों में संबंध बताया जाता है और इस कारण इन वाक्यों में दो शब्द अनिवार्य हैं। भाषा में एक शब्द वाला केवल एक वाक्य है जो परम सत्य को सूचित करता है और वो वाक्य कौन सा है? ईश्वर है। अब ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है और ये एकमात्र अकेला वाक्य है। इस प्रकार व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यापारों का गुण उसकी स्थिति, स्थान या समय बताने के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। और इस वाक्य रचना का एक और संदर्भ है। इससे हम संज्ञा को एक बड़े वर्ग के अंग या सदस्य के रूप में देखते हैं। इन वाक्यों को हम परिभाषा कहते हैं।
वर्ग और सदस्य होने के कारण इन वाक्यों को उल्टे क्रम में नहीं बदल सकते। ये क्यों हम उल्टे क्रम में नहीं बदल सकते, इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, एक जानवर शेर है, एक छात्रा सरिता है। दोनों वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने में वो अर्थबोध नहीं हो रहा जो होना चाहिए। हिंदी में कुछ क्रियाएं सहायक क्रिया का कार्य करती हैं, इस कारण इन वाक्यों को अस्तित्व सूचक वाक्य ही माना जाता है। जैसे हम ठहरे साधु, हमें धन दौलत का लोभ नहीं। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, हम साधु हैं। दूसरा उदाहरण देखें, यह रही आपकी किताब। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, आपकी किताब यह है। अब हम बात करेंगे वाक्य रचना के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य रचना की दृष्टि से पदक्रम और अन्विति दो अनिवार्य तत्व हैं, क्योंकि इन्हीं से पदों के समूह को वाक्य का रूप मिलता है। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पदक्रम, हिंदी में सामान्य पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम क्या है, कर्ता, और पुस्तक क्या है, कर्म, और पढ़ना क्या है, क्रिया। पदक्रम संबंधी नियम क्या होते हैं? तो हिंदी में जो पदक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको बदल देने से वाक्य का आशय भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक ही वाक्य के पदक्रम बदलने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ क्या होंगे। मुझे ट्रेन का एक टिकट मिला, इसका अर्थ क्या है। अब दूसरा वाक्य देखें, मुझे एक ट्रेन का टिकट मिला। दोनों वाक्यों के पदक्रम बदलने से ही अर्थ बदल गए। उसमें ट्रेन का एक टिकट मिला था और इसमें एक ट्रेन का टिकट मिला है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, राधा ने राम को किताब दी। अब इसका पदक्रम बदलते हैं, राम ने राधा को किताब दी। दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। केवल स्थान परिवर्तन या पदक्रम परिवर्तन से दोनों वाक्यों ने अपने आशय को भी परिवर्तित कर दिया। जिन वाक्यों में एकाधिक कर्म हो, अर्थात एक से अधिक कर्म हो, वहां मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे उदय ने अदिति की साइकिल बेच दी, तो यहाँ पर मुख्य कर्म बाद में आया। इसी प्रकार संबोधन तथा विस्मय सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वाह कितना मनोरम दृश्य है, तो विस्मय सूचक शब्द कहाँ आया, प्रारंभ में। दूसरा वाक्य देखते हैं, शर्मा जी जरा यहाँ आइए, तो यहाँ पर भी विस्मय सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में है। कभी कभी किसी पद विशेष पर बल देने के लिए पदक्रम में हेरफेर कर दिया जाता है। इससे अर्थ में परिवर्तन तो नहीं आता, किंतु वाक्य में कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे आपको कहाँ जाना है। दूसरा इसका वाक्य जब हेरफेर करते हैं, जाना कहाँ है आपको, तो यहाँ पर वाक्य में कुछ विशेषता आ गई। दोनों वाक्यों में हम आशय एक ही है, लेकिन दूसरा वाक्य और पहले वाक्य में दोनों में प्रभाव का अंतर दिखाई पड़ने लगा। संबंध कारक बताने वाला चिन्ह का, के, की संबंधी संज्ञा से पहले आता है। राधा का पुत्र कहाँ आया है, पुत्र के पहले। रमा की कलम, कलम से पहले की आया है। मोहन के छात्र, यहाँ पर छात्र के पहले के आया है। प्रश्नवाचक शब्दों में हाँ ना उत्तर देने वाले प्रश्नों में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है और शेष प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे क्या तुम मुंबई जाओगे, हाँ नहीं वाले हैं उत्तर, तो यहाँ पर प्रारंभ में आया है। क्या आपने किताब पढ़ ली है, यहाँ पर भी समान रूप से प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे के वाक्य देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर उत्तर हाँ या नहीं में नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हमें यहाँ पर उत्तर के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रश्न
जो सूचक शब्द है वो वाक्य के मध्य में आया है। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, यहाँ पर भी मध्य में आया है। आप कैसे जाएंगे, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया है। कभी कभी कर्ता पर जब प्रश्न किया जाता है तब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ जाता है। जैसे कौन बोला, किसने कहा, किसे चाहिए, तो यहाँ पर आरंभ में आया हुआ है। क्रिया विशेष सदैव क्रिया के पूर्व में आते हैं। देखिए उदाहरण प्रस्तुत है। वह धीरे धीरे पढ़ रही है। मैं कल 4 बजे घर पहुंचूंगा। वह किताब पढ़कर वापस जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया विशेष शब्द क्रिया के पूर्व आ रहे हैं। अवग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे जाओगी ना, तुम भी बैठो ना, तो यहाँ पर वाक्य के अंत में न अव्यय का प्रयोग हुआ है। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क गति का होना आवश्यक है। अब इनको हम कैसे समझेंगे, तो पहले हम आपके समक्ष अशुद्ध वाक्य जो अतर्क संगत हैं उनको प्रस्तुत करेंगे, फिर उन्हीं वाक्य को किस प्रकार से तर्क संगत बनाकर शुद्ध वाक्य के रूप में रूपांतरित किया जाता है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिससे स्पष्टता आएगी कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध हम कैसे बनाते हैं और तर्क संगत कैसे बनाते हैं। तो प्रथम उदाहरण आप देखिएगा कि किस तरीके से इसका अर्थ क्या निकल रहा है। बच्चों को काट कर फल खिलाओ। यहाँ पर आप देखिए किसको काटना है, बच्चों को, और बच्चों को काट के नहीं खिला सकते, हमें क्या काटना है, फल। तो इसका जो शुद्ध और तर्क संगत वाक्य क्या बनेगा, फल काट कर बच्चों को खिलाओ। अब इसको और स्पष्ट करते हैं दूसरे उदाहरण से। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब शुद्ध गाय का दूध, गाय तो शुद्धता की बात ही नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, शुद्ध दूध की। तो ये अतर्क संगत हुआ। अब इसका तर्क संगत वाक्य क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि तर्क गति कितनी आवश्यक है वाक्य की शुद्धता के लिए। अन्विति, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अन्विति का विस्तार से अध्ययन पूर्व पाठ में हो चुका है। यहाँ पर हम संक्षेप में आपको अन्विति पुनः बताएंगे। वाक्य में संज्ञा शब्द के लिए लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार जब अन्य शब्दों का भी स्वरूप निर्धारित होता है तब इसे अन्विति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण का तथा संबंध कारक का संबंधी से अन्वय होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच जब अन्विति होती है तो कौन से नियम लागू होते हैं वाक्य संरचना में। यदि कर्ता और कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्विति कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। उदाहरण, लड़के खाना खाते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, लड़कियां खाना खाती हैं। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म तथा क्रिया की अन्विति हो रही है। दूसरा नियम, यदि कर्ता परसर्ग रहित हो और कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो भी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। बच्चे गुड़िया को सुला रहे हैं, कर्ता क्या है, बच्चे, और सुला रहे हैं, क्रिया उसके अनुसार हुई। लड़कियां गुड़िया को सुला रही हैं, तो यहाँ पर भी समान रूप से क्रिया कर्ता के अनुसार है। फिर बात करेंगे कर्म, कर्ता तथा क्रिया के बीच अन्विति। इसके संदर्भ में तीसरा नियम है, यदि कर्ता परसर्ग युक्त हो और कर्म या पूरक के साथ परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्विति कर्म या पूरक के अनुसार होगी। जैसे शीला ने फल खाए, मोहन ने फल खाए। आगे, यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो तो क्रिया हमेशा
एक वचन पुल्लिंग में होगी। यहाँ अन्विति निरपेक्ष होती है। उदाहरण देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को बुलाया। और दूसरा उदाहरण, अध्यापिका ने छात्राओं को बुलाया। तो यहाँ स्पष्ट है कि अन्विति निरपेक्ष है। कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार होती है। मोहन, सोहन या गीता जाएंगी। गीता, मोहन या सोहन जाएगा। यहाँ पर पहले में गीता थी तो गीता के साथ जाएगी, और दूसरे वाक्य में सोहन, सोहन के साथ जाएगा। गीता, मोहन या माता जी जाएंगी, तो अब माता जी के अनुसार जाएंगी हो गया। कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहां कौन बैठा है। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे आप, वे और हम लोग बाजार चलेंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, तू, विमल और मैं गाना नहीं गा सकती। अब देखेंगे संज्ञा सर्वनाम के बीच की अन्विति। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त हों। जैसे अमन मेरा भाई है, यह मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है। दूसरा उदाहरण, चारों लड़कियां 8वीं कक्षा में हैं पर ये मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ती हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त हुए हैं। विशेषण और विशेष्य के बीच में अन्विति। आकारांत विशेषण विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं और अन्य सभी एक समान रहते हैं। मोटा लड़का, मोटी लड़की। उत्साही छात्र, उत्साही छात्राएं। सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कागज। संबंध संबंधी के बीच अन्विति कैसे होती है, इस पर हम विचार करें तो उदाहरण देखते हैं। यह महेश का भाई है, ये महेश की बहनें हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस पाठ में वाक्य के स्वरूप, उसके अनिवार्य तत्वों पर प्रकाश डाला गया। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता हो, वो वाक्य कहलाता है। मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति में क्रमशः एक के बाद एक दूसरा वाक्य बोलकर हम आत्म प्रकाशन करते हैं। इस हेतु कभी एक वाक्य से ही भाव संप्रेषित हो जाता है और कई बार हमें एक से अधिक वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। उद्देश्य एवं विधेय ये वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं और वाक्य स्वरूप के आवश्यक तत्वों का वर्णन भी इस पाठ के अंतर्गत किया गया। वाक्य में पदक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी बताया गया कि प्रत्येक पद में कर्ता, कर्म एवं क्रिया का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन भाषा के अनुसार इनका क्रम भी निर्धारित होता है। और वाक्यों में पदों की परस्पर संगति अन्विति कहलाती है। अन्विति के विविध संयोजन का वर्णन इस पाठ में किया गया। वाक्य का स्वरूप क्या होता है उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब इसके बाद अगले पाठ का जो विषय होगा वो हिंदी वाक्य में विविध प्रकारों को और अधिक विस्तार से समझा जाएगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।